प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन इस पाठ के अंतर्गत इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है, पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तो पृथक्करण का मतलब होता है, पृथक्करण का मतलब होता है कि अलग करना। ये जो पृथक्करण लिखा है उसका मतलब होता है अलग करना। जब बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं एक ही जगह पर स्थित हों, ठीक ना। मान के चलिए इधर ही पास किताबें वगैरह हैं, ठीक ना, यही जगह पर किताबें वगैरह हैं, ठीक। यहीं पर कपड़े बिखरे हुए हैं, ठीक। यहीं पर कुछ प्लास्टिक के डिब्बे पड़े हुए हैं या फिर किताबें आपकी बिखरी पड़ी हुई हैं। तो क्या है पृथक्करण का मतलब? क्या है? अलग करना। तो मान के लिए जो कपड़े हैं उसको अपन ने अलग कर लिया, ठीक। जो कुछ प्लास्टिक के कण थे या प्लास्टिक बॉटल वगैरह थी उनको भी अलग कर लिया गया, ठीक है ना। जो आपकी किताबें थी उनको भी क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। यानी कि किसी मिश्रण मतलब क्या? जब कोई इकट्ठा चीज़ हो, जब बहुत सारे पदार्थ इकट्ठा हो वो मिश्रण कहलाएगा। लेकिन ये इकट्ठा थे ना, तो इसको अलग अलग करना ही क्या कहलाएगा? मिश्रण क्या कहलाएगा? पृथक्करण कहलाएगा, ठीक ना। पदार्थ तो आप जानते हैं ना कि वस्तु की मतलब दुनिया की जो कोई भी चीज़ है वो सब क्या है? पदार्थ है। वो चाहे आपकी एक भिक्की हो, चाहे ये स्केच हो, चाहे आपकी कॉपी हो, चाहे आपका ये डैशबोर्ड हो, ठीक। ये सब क्या है? पदार्थ है। केवल प्रकाश को छोड़कर, जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, लाइट, या फिर जो बल्ब के द्वारा आता है लाइट, तो वो बस पदार्थ नहीं है। लाइट आपको पदार्थ नहीं है, ठीक। वो केवल फोटॉन है। आगे इसे समझ सकते हैं 12वीं क्लास 10वीं क्लास में। खैर अपन इसे समझने का प्रयास करते हैं। पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। आखिर ये मिश्रण था ना, तो किसी मिश्रण से ये पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पृथक्करण, ठीक। चाहें तो आप अवांछनीय लिख सकते थे, लेकिन अवांछनीय भी नहीं लिखते तब भी आपका आंसर सही है, ठीक। इन्हें याद भी कर लेना है और साथ में लिखते भी जाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण तो आप देख चुके हैं ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक ही जगह पर हो तो मिश्रण कहलाएगा। मान के लिए इधर पास इस जगह पर कपड़े थे, किताबें थी, बहुत सारे लोहे की चीज़ थे। एक ही जगह पर कोई भी चीज़ हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने वाला पदार्थ क्या हो जाता है? मिश्रण कहला जाता है, ठीक। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए वायु प्लस धूल की कण। जो वायु हवा देखते हो ना, उसमें भी छोटे छोटे धूल के कण रहते हैं। और तो वो तो देखोगे जब तूफान वगैरह आता है तब तो फिर वायु में धूल के कण साथ साथ कपड़े वगैरह कितनी सारी गंदगियाँ उड़ती रहती है, पन्नी वन्नी सब उड़ती रहती हैं, ठीक ना। तो सब क्या है? मिश्रण है। हालांकि वायु तो मिश्रण ही है, कैसे कि उसमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह सब घुले रहते हैं, स्थित रहते हैं, ठीक ना। घुले रहते हैं, यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, ठीक। तो वायु क्या है? मिश्रण है, ठीक। आइए ऊर्ध्वपातन के बारे में समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस।
ठोस द्रव गैस के बारे में ज़्यादा ना जान करके हम ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत जाने ले रहे हैं। ठोस का मतलब क्या है? जो ढीठ हो, जो जिसका आकार बदलना बहुत ही कठिन हो, जिसमें से आवाज़ आए, तो क्या है वो? ठोस है, ठोस पदार्थ है, ठीक। और द्रव मतलब जो बहे, पानी जैसे देखे होगे ना, तो क्या बहता रहता है ना, तरल पदार्थ, तब क्या है वो? द्रव है। और गैस क्या है? जो भाप बन के उड़ता है, या फिर आपने देखा होगा गैस सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है जिससे खाना बनाया जाता है, उसमें गैस भरी रहती है। तो ठोस क्या? जो बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही ढीठ हो। द्रव क्या? बहने वाला पदार्थ, लिक्विड जैसे बहता है, पानी वगैरह, तेल वगैरह, सब क्या है? द्रव के उदाहरण है। और गैस के उदाहरण जो आपके खाने से निकलता है ना, वाष्प निकला करता है, भाप निकला करता है, वो भी एक प्रकार की गैस ही है, ठीक। और खाना बनाने में जो सिलेंडर में भरा रहता है वो भी तो गैस ही ना, तो जान गए ना, गैस, ठोस, द्रव, गैस। आइए उत्पादन को समझते हैं। तो उत्पादन का मतलब सीधा सीधा ये है, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, मान के लिए इधर मोमबत्ती है, ठीक ना, मोमबत्ती है। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, ठीक, तो आमतौर पर लिक्विड होने लगता है वो। मोमबत्ती पिघलने लगती है ना, धीरे धीरे पिघलने लगती है ना मोमबत्ती, आमतौर पर ये होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं, ठीक, उनको जलाएंगे तो लिक्विड में ना होकर के, मतलब कि द्रव में परिवर्तित ना होकर के, द्रव में परिवर्तित ना होकर के सीधा किस में चला जाता है? गैस में, सीधा गैस में चला जाता है। या फिर यही है कि सीधा गैस से किस में चला जाए? ठोस में। देखो, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, मान लीजिए ये मोमबत्ती ठोस रहती है, ठीक ना, तो ठोस जब इसको जलाते हैं धीरे धीरे क्या होने लगती है? वो द्रव में आ जाती है। क्या आती है? द्रव में। फिर कहाँ में हो जाती है? गैस में, मतलब जलती है। जब तो गैस निकलती है ना, ऊपर उठती है गैस से, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो, ठीक है ना। तो आमतौर पर ये सब प्रक्रिया होता है। लेकिन उत्पादन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो द्रव में नहीं जाएगी, द्रव अवस्था को बिना छुए सीधे कहीं पहुंच जाएगी? गैसीय अवस्था में। तो ही आपको ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। आइए समझ लेते, जैसे कपूर वगैरह अगर जला के आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। पहले देख लेते हैं आंसर। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस तथा गैस का सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण कपूर, अमोनियम क्लोराइड। जैसे कपूर को आप जलाओगे ना तो इस तरह गोल गोल रहता है, ठीक ना, कपूर गोल गोल ठीक रहता है। मान चलो कपूर जलाए तो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, वो सीधे कहीं पर चला जाएगा, उड़ जाएगा, सीधे गैस में बन जाएगा। उसको अगर बुता के भी, हालांकि टच मत करिएगा हाथ से, काफ़ी गर्म भी हो सकता है। अगर किसी चिमटे से भी अगर दबा के देखेंगे ना, इस तरह टच करके देखेंगे, दबा के देखेंगे, तो पानी जैसे न रहेगा, मतलब लिक्विड में ना हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती को अगर देखेंगे ना तो पिघली हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो अब ये समझ, मेरे बात का समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ऊर्ध्वपातन है क्या? ऊर्ध्वपातन ये है किसी ठोस का सीधे कहाँ में परिवर्तित हो जाना? गैस में। या फिर गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसमें द्रव की जरूरत नहीं पड़ती, द्रव अवस्था को ये छूता ही नहीं, पहले बात, ठीक ना। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पृथक्करण की विधियाँ। तो पृथक्करण मतलब समझते हो ना, कि विभिन्न पदार्थों को अलग करना, ठीक, मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करना। आइए देखते हैं पदार्थों के विभिन्न प्रकार के विधियाँ। तो क्या है? हस्तचयन है, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन आदि। तो हम एक एक करके इन सभी को आज की एपिसोड में देखने वाले हैं, ठीक। लिखा है हस्तचयन क्या है? शब्दों पर गौर करो। हस्तचयन, हस्त मतलब कि हाथ से, चयन मतलब कि चुनना, यानी कि किसी मिश्रण से हाथ से चुन करके अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हस्तचयन कहलाएगी। आपने घर में भी देखा होगा, जब
आपकी मम्मी, आपके जो घर के लोग खाना बनाते हैं, जो भी लोग, तो अब मान के चलिए चावल बनाए, ठीक ना, तो चावल में छोटे छोटे दाने रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, तो उनको हाथ से चुन चुन करके क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक ना। अब फिर चावल बनाया जाता है। तो बस वही है कि हाथ चैन मतलब देख लो क्या है, किसी मिश्रण से हानिकारक एवं अवांछनीय पदार्थों को हाथों के द्वारा अलग करना ही हस्तचयन कहलाता है। अभी तो बोला करता ना कि हाथों के द्वारा ही पदार्थों को अलग करना क्या कहलाएगा, हस्तचयन कहलाएगा। जैसे अनाज में पत्थरों के टुकड़े, भूसे आदि कणों को हस्तचयन के द्वारा पृथक करते हैं। तो क्या हाथ के द्वारा ही अलग करते हैं? पृथक मतलब क्या है, अलग करना। तो आप इनको लिख लीजिए और साथ में क्या कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। थ्रेसिंग तो आपने देखी होंगी, जो गेहूँ जब कटती है तो हाँ, थ्रेसिंग के द्वारा थ्रेसर जिसे बोलते हैं, तो उसी के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है ना। तो देखो जब वो गेहूँ का डंठल सूखा रहेगा, ठीक ना, तो उसी मशीन में डालेंगे अपन, क्या अलग कर देगा, अलग कर देता है कि नहीं। तो थ्रेसिंग को देख ले रहे हैं, सूखे पौधों की डंठियों से अन्न कण या अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इस विधि में अनाज से डंठल एवं भूसी को अलग किया जाता है तथा आधुनिक युग में थ्रेसिंग मशीनें भी आ चुकी हैं। मशीनें आपने देखी होंगी ना, ठीक ना। तो क्या क्या होता है, उसको अलग कर लिया जाता है, अनाज को अलग कर लिया जाता है थ्रेसिंग के द्वारा, ठीक ना। अनाज को अलग कर लिया जाएगा और भूसे वगैरह को अलग कर लिया जाएगा, ठीक ना। तो भूसे उसे गाय वाय के खाने के काम में आ जाते हैं, अपन अलग अनाज को अलग करके हम उसका उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं निष्पावन किसे कहते हैं। इसमें लिखा निष्पावन, पावन मतलब पवन, पवन मतलब क्या, हवा, वायु। शब्दों पर गौर करिए, निष्पावन लिखा पावन, पवन, पवन मतलब समझ सकते हो, पवन, पवन को परिवार चिन्ह क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, और क्या बोलते हैं आपका, हवा बोलते हैं। तो निष्पावन विधि में पता क्या होगा, वायु के हवा मतलब हवा के झोंकों से अन्य कणों को या फिर पदार्थों को अलग करना क्या कहलाएगा, निष्पावन कहलाएगा। आपने देखे होंगे अपने गांव वगैरह में कि हवा के द्वारा अनाज को अलग कर लिया जाता है। तो इसे देखते हैं, पवन या वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। ये देखिए बुक में भी आपको दिया गया है ना, ये महिला क्या कर रही हैं, अनाज को उड़ा रही हैं, ठीक, हवा चली, ठीक, तो जो भारी कण रहते हैं तो आपका क्या रहेगा, अनाज रहेगा, गेहूँ वगैरह रहेगी, ठीक ना। तो इधर ये डालती हैं, ठीक ना, तो हवा जब चलता है तो जो भूसे भूसे वगैरह है ना, तो क्या हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। ये सूपा देख रहे हैं ना, सूपे के माध्यम से ऊपर से डाली हवा, जहाँ यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से हवा जो हवा आएगा तो भूसों को क्या कर लेगा, उड़ा लेगा। तो यही कहला जाएगा आपका निष्पावन, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखो इस विधि का उपयोग किसान करते हैं ज़्यादातर, ठीक। इस विधि में वायु के झोंकों से भूसे एवं चारे आदि अनाज से अलग हो जाते हैं तथा साफ अनाज प्राप्त हो जाता है। बचे चारे एवं भूसे को जानवरों को खिला दिया जाता है, ठीक ना। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी आंसर आपका सही रहेगा, ठीक ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चालन विधि क्या है, चालन विधि के बारे में बताना। तो लिखा चालन, चालन मतलब कि चाल चाल के। आपने देखा होगा, मान के चले जब ऐसे ऐसे करके चाल लिया जाता है, या फिर आपने वो देखा होगा कि जब राई और गेहूँ में जब राई मिक्स रहती है तो चलने लेकर आती है ना मम्मी लोग, और वो कैसे चाल चाल करके जो गोल गोल राई रहती है और अलग हो जाती है, जो बड़े बड़े रहते हैं गेहूँ के दाने तो छन्नी में रह जाता है, तो छन्नी में जो गेहूँ भरा रहता है तो उसको दूसरे दूसरे उसमें रख लिया जाता है सामग्री में, ठीक ना। और जो राई रहती है छोटे छोटे दाने, वो छेद के माध्यम से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। देखते हैं इस चालन विधि को क्या कैसे समझना है, ठीक ना।
तो पृथक्करण की वह प्रक्रिया जिसमें अवांछनीय पदार्थों को चाल के पृथक किया जाता है, चालन विधि कहलाती है। अवांछनीय मतलब होता है जिसे हम नहीं चाहते। हालांकि आप इधर अवांछनीय नहीं भी लगाएं तब भी चल जाएगा। देखिए कैसे कि क्या हम मान के चलिए अगर हम गेहूं से किसको अलग कर रहे हैं, राई को, तो क्या हमें राई नहीं चाहिए, राई चाहिए ना, तो हम अगर अवांछनीय ना भी लगाएं तब भी चल जाएगा। तो हम सिंपली इतना कह सकते हैं कि पृथक्करण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों को चाल के पृथक किया जाता है, चालन विधि कहलाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों एवं भूसों को छनने यानी कि चलने के माध्यम से पृथक किया जाता है। ठीक, अर्थात चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो उनको पृथक करने में किया जाता है। यानी कि दो ऐसे आमाप जिस आमाप में अंतर हो, मान के लिए गेहूँ रहता है ना, ठीक ना, गेहूँ इतना बड़ा रहता है, ठीक, और राई क्या इतनी इतनी रहती है। तो क्या है जिसमें आप माप में अंतर हो, यानी आमाप मतलब आकार में अंतर हो, ठीक, तो इन चीज़ों को अलग करने में किया जाता है। जब छन्नी से अपन मान के लिए छोटे छोटे छेद बन जाते, ठीक ना, जब छन्नी से अपन इसे छानेंगे तो राई के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना वो क्या हो जाएंगे, नीचे झड़ जाएंगे, ठीक, और जो बड़े बड़े रहेंगे ना गेहूं के तो इधर क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, इस छन्नी में रह जाएंगे। तो इसको अलग कर लिया जाएगा और इसको अलग कर लिया जाएगा। समझ गया ना क्या बोल रहा है, समझ गया ना क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। राई को इस छन्नी में जब रखें, मतलब ये दोनों मिक्स थे, ठीक, जब इसको छन्नी में ऐसे करके चालेंगे तो छोटे छोटे जो कण है तो छेद के माध्यम से ये जो छोटे छोटे राई के बीज हैं ये क्या आगे नीचे गिर जाएंगे और जो छन्नी में गेहूँ रहेगा उसको अलग कर लिया जाएगा, ठीक। तो अलग अलग आमाप को अलग करने में चालन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक। आइए इसे दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या है। तो आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसका है अवसादन का क्या है, किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना ही अवसादन कहलाता है। तो अवसादन क्या है अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आइए इसे देखते हैं आसानी से, ठीक। मान के लिए गिलास है, ठीक, एक गिलास है, इधर पानी भरा है, क्या भरा है, पानी भरा है, एक पानी भरा हुआ, ठीक। तो अवसादन का मतलब क्या है, जैसे पानी में गंदा जल, मान के चलो गंदा जल, ठीक ना, तो गंदे जल में क्या क्या भरा रहता है आपका, मान के लिए मिट्टी वगैरह है, ठीक ना, रेत के कण है, मिट्टी वगैरह है। तो जब इसे बहुत देर तक ऐसे ही रखे रहेंगे, इस पानी को भरे रहेंगे ना, नहीं हिलाएंगे नहीं डुलाएंगे, तो जो ठोस ठोस कण है ना तो पानी के निचले सतह पर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और जो हल्का साफ साफ पानी रहेगा तो ऊपर ही साइड रहेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, अवसादन। तो ये तो बोल रहा है किसी तरल में, यह तरल है ना, किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना ही क्या कहलाएगा, अवसादन कहलाएगा। देखो ना इधर पास जो कण थे ना, ये धूल के मिट्टी वगैरह थी, तो अवसादन विधि में क्या होगा, ये नीचे आके बैठ गया, ये नीचे क्या हो गया, बैठ गया, यही आपका कहने लगाएगा अवसादन। आइए देखते हैं निस्तारण क्या है। तो इस विधि का उपयोग अवसादन के बाद किया जाता है, यानी कि ये अवसादन हो गया ना, यह अवसादन हो गया ना, अवसादन मतलब कि ठोस पदार्थों का नीचे आके बैठना, ठोस पदार्थों का नीचे आके बैठना। तो इसके बाद निस्तारण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसको पहले पढ़ लेते फिर समझते हैं। इस विधि का उपयोग अवसादन के बाद होता है। इस प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। तो तो आप ये समझिए निस्तारण क्या है, ईमान के लिए अवसादित हो गया जल, ये क्या हो गया, अवसादित कैसे हो गया जल, ये जब ठोस कण क्या हो गया, नीचे बैठ गया, तो क्या हो गया, अवसादित हो गया, क्या हो गया, अवसादित हो। तो इस
अब निस्तारण विधि को क्या करेंगे, इसके बाद ये अपसादित जल को उपयोग करेंगे। तो जब नीचे बैठ गया ना कचरा, इधर पास ये कचरा है, तो इसको पानी को हिला, जो गिलास इसको हिलाना नहीं, इस गिलास को ऐसे उठा करके अब दूसरे कंटेनर में क्या कर लेना है, डाल देना। मान के दूसरा गिलास है इधर पास, ठीक है ना, तो इसमें डाल देना पानी को, इसमें पानी को डाल देना है, ठीक है ना। इसको उठाए ठीक, और ऐसे करके डाल देना है। तो जो कचरा वाला पदार्थ रहेगा वो तो नीचे इधर ही रहेगा, और पानी पानी इधर पास आ जाएगा, पानी पानी इधर पास आ जाएगा। तो क्या, अब साधन को भी देख ले, ठीक है ना, और निस्तारण तो समझ गए होंगे, ठीक, और निस्यंदन को भी देख ले रहे हैं, फिर आपको इसमें समझा दिया जाएगा एक बार और, ठीक है ना। अब साधित को पढ़ ले रहे हैं, ये क्या निस्तारण को, कि निस्तारण क्या, इस विधि के बाद यानी कि अपसाधन के बाद उपयोग करने वाली निस्तारण है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी भरा रहता है ना, तो उसको हिलाए डुलाए बिना किसी दूसरे पात्र में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो जो कचरा वाला पदार्थ रहेगा तो दूसरे कंटेनर में भरा रहेगा जो पहले में था, और साफ पानी इधर आ जाएगा, यानी कि जिसमें कचरा वचड़ा ना होगा। हालांकि वो पीने लायक ना होगा पानी, लेकिन जो ठोस पदार्थ है वो नहीं रहेगा, माटी वगैरह दूसरे वाले में नहीं रहेगा। आइए देखते हैं निस्यंदन। तो निस्यंदन पृथक्करण की वह विधि जिसमें किसी मिश्रण से द्रव एवं ठोस पदार्थों को फिल्टर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, क्या, साफ किया जाता है, ठीक ना। क्या है, मिश्रण से किसको, द्रव को और ठोस को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, यानी कि साफ किया जाता है, निस्यंदन कहलाता है। उदाहरण जैसे कि रेतीले जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए निस्यंदन का उपयोग किया जाता है। तो इसे आइए देखते हैं अच्छे से और समझते हैं। तो अपसाधन क्या था, ये मिश्रण है ना, पानी में क्या मिट्टी वगैरह सब मिली हुई है, ठीक ना। तो जब इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे तो ये डस्ट है, ये जो कचरा है गिलास में, वो नीचे बह जाए, जम जाएगा, ठीक। तो ये क्या कहलाया जाएगा, अपसाधन। इसके बाद आता है निस्तारण, मतलब ठीक ना। तो निस्तारण विधि में क्या होता है कि जो ये पानी है ना, इसको अपन नहीं हिलाते, इसको इस तरह उठा करके क्या करते हैं, ऐसे डालते हैं। तो देखो ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये क्या है, मिट्टी है, यानी कि अघुलित पदार्थ है, ये अघुलित पदार्थ है ना, मिट्टी, ठीक ना। तो ये मिट्टी इधर ही रह जाएगी, और जो पानी है ना वो इधर आ जाएगा, इस वाले दूसरे गिलास में, ठीक। और जो आपका क्या था, निस्यंदन, तो निस्यंदन को क्या कर लिया जाता है कि ठोस पदार्थ को द्रव से अलग कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। बेसिकली हम फिल्टर पेपर का उपयोग कर लेते हैं। ये देखिए, मान के चलो पानी था, ठीक ना, तो ये फिल्टर पेपर का उपयोग करके देखो, जब इसमें डालेगा पानी, ठीक, तो पानी आ जाएगा नीचे, और जो पानी में जो कचरा रहेगा, मिट्टी धूल वगैरह कुछ भी रहेगी, तो इस फिल्टर पेपर पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, स्वच्छ पानी नीचे आ जाएगा इस कंटेनर में, इस गिलास में, ये पानी इधर पास आ जाएगा। हालांकि ये भी पानी पीने लायक नहीं होगा, आगे देखते हैं कैसे पानी इसको पीने लायक बनाया जा सकता है। उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्पन विधि को समझाइए। देखो वाष्पन विधि, वाष्प शब्द में ही है वाष्प। आप जानते हैं आपके घर में जैसे खाना बनता है, ठीक, भोजन बनता है, तो उसमें जब आग लगाया जाता है, ठीक ना, तो पानी भरा रहता है ना, तो पानी जब गर्म हो जाता है तो क्या उड़ने लगता है, भाप उड़ने लगती है ना, तो वही है क्या है, वाष्पन विधि। तो क्या होता है वाष्पन विधि से ठोस पदार्थ, मान के चले जल में बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक, तो हमें अगर इसको केवल प्राप्त करना, मान के चले जैसे अपन क्या उपयोग करते हैं, नमक वगैरह जिससे बनता है ना, नमक वगैरह, आइए किताबें के माध्यम से समझा ले रहे हैं। जैसे नमक, ठीक ना, मतलब समुद्र है,
ये समुद्र है ना, जब ये समुद्र की लहरें इधर पास आई तो इधर ये जो बने हैं ना खाली खाली डब्बे, इधर पानी को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक, जब वो पानी आया, लहर आई, तो इधर पास स्टोर कर लिया जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना इधर, तो वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है और ठोस पदार्थ जो नमक रहता है वो इधर शेष बच जाता है। तो वाष्पन विधि का उपयोग करके अपन नमक प्राप्त कर लिए ना। तो आइए इसको उत्तर के माध्यम से समझते हैं। तो क्या है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या है, जो जल है उसके किसके परिवर्तन में, वाष्प के परिवर्तन में, किसके, वाष्प के परिवर्तन में करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। इसका उपयोग द्रव में घुले ठोस पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। जो ठोस पदार्थ, इधर ये नमक था ना, नमक पानी में नमक जैसे घुला हुआ, ठीक है ना, जब अपन गर्म करिए इसको, समुद्र का पानी होना चाहिए लेकिन ये वाला, ठीक है ना, इसको गर्म किया तो वाष्प उड़ गया, पानी किसके थ्रू उड़ गया, वाष्प के थ्रू उड़ गया, और जो ठोस पदार्थ बचा नमक वो आपका शेष रह गया। ठीक, तो यही तो लिखा है, यही तो समझना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन विलयन है, असंतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन है। इसे हम अभी आगे देखेंगे। पहले अपन